अकाल और उसके बाद। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास। कई दिनों तक कान्ही कुतिया सोई उसके पास। कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त। कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद। धुआं उठा आंगन से ऊपर कई दिनों के बाद। चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद। कौवे ने खुजलाई पाखे कई दिनों के बाद। इस कविता का विचार बाबा नागार्जुन को तब आया जब 1967 में बिहार में कुछ समय के लिए अकाल की परिस्थिति हो गई थी, और जब धीरे धीरे स्थिति सामान्य होने लगी तो बाबा को इस कविता का विचार आया। बाबा नागार्जुन जितने ही अलबेले थे उतनी ही उनकी बातों में स्पष्टता थी। वे अपने प्रखर और धारदार बातों के लिए जाने जाते थे। उन्होंने कहा था, जनता मुझसे पूछ रही है क्या बतलाऊं, जन कवि हूं मैं, साफ कहूंगा क्यों हकलाऊं। बाबा नागार्जुन का जन्म जो है वो मधुबनी के सतलखा गांव में 1911 को बिहार में हुआ था। उस समय जो है उस गांव में बच्चे जो थे वो अल्प आयु में ही मर जाते थे। तो वहां के टोटके के अनुसार ये माना जाता था कि अगर बच्चों का नाम आरा टीचा रखा जाए तो वे इस मृत्यु के काल चक्र से बच सकते हैं। इसी आधार पर नागार्जुन के बचपन का नाम रखा गया था ठक्कन। नागार्जुन बचपन गरीबी में, आभाव में, अभियोगों में बीता। 4.5 वर्ष की उम्र में माँ मर गई। पिता किंचन, एकमात्र पुत्र रहे। नागार्जुन 6 भाई थे, एक ही बच्चे। ऐसा माना जाता है कि उनका जीवन गरीबी में और संघर्ष में बीता। और बचपन में खाने पीने का मौका मिला। बाबा ने जो कुछ भी पढ़ा वो जीवन से पढ़ा और अनुभवों से पढ़ा, और इस आधार पर उन्होंने स्वयं को और अपनी कविताओं को गढ़ा। बाबा नागार्जुन का नाम उनके बौद्ध दीक्षा से मिला। ये उनका असली नाम नहीं है। उनका असली नाम वैद्यनाथ मिश्र था। परिवार किसानों का था और साथ ही साथ पंडितगिरी भी करते थे। तो मूल शिक्षा उनकी संस्कृत में हुई। पढ़ने, घूमने और जानने का बड़ा शौक था उनको। इसी विचार से वे जब 1935 में श्रीलंका गए थे तो उनका सामना बौद्धिक विचारों से हुआ। बुद्ध की बातें, बुद्ध का दर्शन मानो उनके मन को छू गया और वे बुद्ध के हो गए, और तभी पड़ा उनका नाम नागार्जुन। अपने जीवन काल में वे किसी भी विचारधारा के साथ एकमत होकर हमेशा के लिए नहीं रह गए। वे कहते थे, मुझे हर एक विचारधारा अच्छा लगता है जब पहली बार मेरा सामना उनके साथ होता है, लेकिन धीरे धीरे जब मुझे समझ में आने लगता है कि इन विचारधाराओं से गरीबी और भूखमरी नहीं रोकी जा सकती तो मेरा मन बदल जाता है। रोजी रोटी हक की बातें जो भी मुंह पर लाएगा, कोई भी हो, निश्चय ही वो कम्युनिस्ट कहलाएगा। नेहरू चाहे जिन्ना, उसको माफ करेंगे कभी नहीं। जेलों में ही जगह मिलेगी, जाएगा वो जहां कहीं। सपने में भी सच ना बोलना वरना पकड़े जाओगे। भैया लखनऊ दिल्ली पहुंचो, मेवा मिश्री खाओगे। माल मिलेगा, रेत सको यदि गला मजूर किसानों का। अमर भुक्कों का क्या होगा, चरण गहो श्रीमानों का। खैर, कितनी कहानियां हैं, कितने किस्से हैं, कितने विचारों का संकलन है बाबा नागार्जुन के बारे में।
अगर सुनाना शुरू करूं तो शब्द कम पड़ जाएंगे। बाबा नागार्जुन के बारे में एक छोटा सा डॉक्यूमेंट्री वीडियो जो कि कुमार विश्वास जी के द्वारा बताया गया है, उसका लिंक मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में भेज दिया है। अगर आप ये देखना चाहते हैं तो आप वहां जाकर देख सकते हैं। फिलहाल अब बढ़ते हैं हमारे असली कहानी के भाग की ओर। तो इस कहानी के भाग की शुरुआत ही लड़ाई से होती है, जहां लोग दौड़े चले आ रहे हैं लड़ने के लिए। इस सिचुएशन को देख मैडम लियो सासा घबराई हुई तो दिखाई दे रही है, मगर अपने घबराहट को हटाकर वे अपने सैनिकों को प्रोत्साहन दे रही है। और अचानक वे पीछे मुड़ती है और हमारे मेन कैरेक्टर की ओर और अपनी बेटी की ओर देखते हुए कहती है, यंग मास्टर प्लीज़ आप पीछे खड़े हो जाइए और यूटिंग घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। इस बात को सुन हमारा मेन कैरेक्टर सोचने लगता है, ये औरत विपत्ति में है, लेकिन इसके बावजूद भी ये मुझ जैसे अजनबी की चिंता कर रही है। ये सोचते ही हमारा मेन कैरेक्टर पीछे मुड़कर देखता है तो उसे यूटिंग ज़रा घबराई हुई दिखाई देती है। फिर वो मन ही मन सोचता है, खैर कुछ भी हो, मुझे लगता है मुझे इनकी मदद कर देनी चाहिए। फिर वो आगे सोचता है, मुझे एक निश्चित समय का इंतज़ार करना होगा। फिर हमें लड़ाई का हल्का सा सीन दिखाया जाता है, जहां एक दल दूसरे दल से लड़ रहा है। और तभी अचानक एक आग से लिपटा हुआ तीर हमारे मेन कैरेक्टर की ओर आने लगता है, लेकिन तभी उस तीर को रोक देता है एक और जादुई शक्ति। फिर हमें पता चलता है कि इस तीर को रोकने वाला और कोई नहीं बल्कि एक बूढ़ा सा आदमी है, जिसका नाम एल्डर बाई है। एल्डर बाई अपनी शक्तियों की मदद से दुश्मनों को रोकते जा रहे थे। इसी चीज को देख मूलिंग कैसल की मैडम लियो सासा एल्डर बाई को शुक्रिया कहती है। युद्ध और भी प्रखर होता जा रहा था और एल्डर बाई दुश्मनों को रोकते जा रहे थे। युद्ध का दृश्य। कुछ समय बाद हमें और एक कैरेक्टर दिखाया जाता है, जो एल्डर बाई को चुनौती देता हुआ कहता है, अच्छा तो तुम हो वो कल्टीवेटर जो इतनी बड़ी बड़ी फेंक रहा है। तुम तो केवल एक लो लेवल के कल्टीवेटर हो जो केवल फाउंडेशन बिल्डिंग रेल्म तक पहुंचा है। इस बात को सुन एल्डर बाई हल्के गंभीर रूप से उसकी ओर चुनौती भरी नजरों से देखता है और वो फिर कहते हैं, कौन हो तुम? इस बात को सुन वो नया कैरेक्टर कहने लगता है, तुम्हें जानने की कोई जरूरत नहीं है कि मैं कौन हूँ। तुम तो केवल एक हायर्ड कल्टीवेटर हो। अगर तुम मुझे यह आश्वासन देते हो कि तुम इस लड़ाई को त्याग दोगे तो शायद मैं तुम्हें माफ कर दूं और तुम्हारी जान को बख्श दूं, लेकिन अगर तुम यहाँ से नहीं जाते तो तुम्हारी मौत निश्चित है। इस बात को कहते ही वो नया कैरेक्टर मैडम लियो सासा की ओर अपने तीखे भरे नजरों से देखता है और फिर वो कहने लगता है, मैडम लियो सासा, बड़े दिनों बाद मैं आपसे मिल रहा हूँ। आप तो और भी ज़्यादा खूबसूरत हो चुकी है। इस बात को सुन मैडम लियो सासा कहती है, ली चाई तो वो तुम हो? इस तरीके का काम तुम मूलिंग कैसल को हत्याने के लिए कर रहे हो? इस बात को सुन वो नया कैरेक्टर फिर कहने लगता है, हाँ और नहीं तो क्या। जब से तुमने मेरे बातों को मानने से इनकार कर दिया, क्या तुमने तब सोचा था कि तुम्हारा हाल कुछ इस प्रकार होगा? अब मैडम लियो सासा एल्डर बाई की ओर मुड़ती है और कुछ इशारा करती है। एल्डर बाई सतर्क हो जाते हैं और सोचने लगते हैं, ये कल्टीवेटर मुझसे काफ़ी ज़्यादा ऊंचे स्थान में है, लड़ाई काफ़ी मुश्किल होगी। और दूसरी तरफ हमारा मेन कैरेक्टर सोचने लगता है अब मुझे ही आना होगा। ये सोचते ही जब हमारा मेन कैरेक्टर आगे बढ़ता है तो मैडम लियो सासा हमारे मेन कैरेक्टर को रोक देती है और कहती है, यंग कल्टीवेटर आप हिलिए मत वहाँ से, आप हमारी ही गलतियों की वजह से यहाँ फंस गए हैं, आप कृपया करके यहाँ से चले जाइए। और फिर वो लीचाई की ओर देखती है और कहती है, ठीक है तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन मेरी बेटी और इस यंग कल्टीवेटर को तुम्हें छोड़ना होगा। इस बात को सुन लीचाई जोर जोर से हंसने लगता है और फिर अपने अश्लील नज़रों से मैडम लियो सासा को देखने लगता है और उनकी तारीफें करने लगता है। लेकिन तभी एल्डर बाई अपनी शक्तियों की मदद से लीचाई को अचानक हमला कर देता है। इस चीज़ को देख लीचाई बहुत ही गुस्सा हो जाता है और वो फिर एल्डर बाई की शक्तियों को रोकने की कोशिश करता है
और कुछ समय बाद वो अपनी शक्तियों की मदद से एक रस्सी जैसा चीज बना देता है और एल्डर बाई को उससे बांध देता है। फिर वो और एक कल्टीवेटर को बुलाता है अपनी मदद के लिए। दूसरा कल्टीवेटर ली चाई के बातों पर हामी भरता है और फिर वो हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी एक बड़ी सी दीवार उसके सामने खड़ा हो जाता है। वो कल्टीवेटर मरते मरते बचता है। फिर हमें पता चलता है ये दीवार मैडम लियोसासा ने अपनी शक्तियों की मदद से खड़ी की थी। और फिर मैडम लियोसासा एक स्पेल पेपर निकालने की कोशिश करती है, लेकिन तभी हमारा मेन कैरेक्टर उन्हें रोक देता है और फिर वो कहता है, इसे रोक दीजिए, अब मुझे यहाँ से संभालने दीजिए। और वो ये कहते ही एक हीरो के जैसे एंट्री मारता है और फिर वो मैडम लियोसासा से कहता है, मैडम लियो, असल में मैं कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं हूँ। हिंदी फिल्म में यहाँ काला तिल, बड़ी बड़ी मूछे, लुंगी पहने हुए को अमरीश पुरी, ओए कबाली, ऐसे बुलाते ही सर झुकाकर जी मालिक बोलकर खड़ा हो जाता है। ऐसा कबाली समझा है क्या? कबाली है ये। और वो ये कहते ही दोनों लड़कियों को हाथ पकड़कर वहां से किनारे करने लगता है। इस चीज को देख ली चाई खिसियाते हुए हंसता है और वो कहता है, तो ये लड़का अब कहाँ से टपका। इस बात को सुन हमारा मेन कैरेक्टर उसको गुस्से से देखता है और अपनी ऑरा को बड़ी तेजी से निकालना शुरू कर देता है। इस चीज को देखकर और इसके ऑरा को महसूस करने के बाद सभी की हालत टाइट हो जाती है। सभी हमारे मेन कैरेक्टर से डरने लगते हैं और उससे माफ़ी मांगने लगते हैं। दूसरी तरफ यूटिंग मन ही मन सोचने लगती है, ये माहौल बड़ा ही बेचैनी भरा है, मगर मुझे इस बेचैनी में भी बड़ा चैन महसूस हो रहा है। तो ये यंग कल्टीवेटर एक एक्सपर्ट निकला। और दूसरी तरफ हमें मैडम लियोसासा को दिखाया जाता है, जो मन ही मन सोचने लगती है, मैं इस जिम्मेदारी को काफ़ी दिनों से अकेले ही ढो रही हूँ, लेकिन आज मुझे लग रहा है कि मैं इस जिम्मेदारी को किसी से बांट सकती हूँ। ये सोचते ही वो हमारे मेन कैरेक्टर से लिपट जाती है। और फिर हमारे इस कहानी का भाग यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। यहाँ तक सुनने के लिए आप सभी का दिल से बेहद शुक्रिया। फिर मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।